हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, लास्ट क्लास हम अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ रेट, रेट क्या होता है। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंटेंट को डिस्कस किया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे। तो जैसा कि रेट क्या होता है, रेट इज़ अ डिफाइंड एज अ एनी चेंज। रेट क्या होता है, कोई भी चेंज या किसी भी क्वांटिटी में क्या हो, चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोला करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था। वेरी फास्ट रिएक्शन था, मॉडरेट था, और फिर क्या था, वेरी स्लो रेट रिएक्शन था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा था कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, उसे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोला करते हैं। और वहीं पर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्ट का रेट है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस में बोलते हैं। दोनों के आइडेंटिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ये भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव साइन आखिर क्यों लगाते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं ताकि रेट क्या रहे, बराबर पॉजिटिव बना रहे, बिकॉज रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, रेट कभी भी बेटा क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता। रेट हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा, दिस इज लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि रेट कैन नेवर बी, नोट कर लीजिए, रेट कैन नेवर बी, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इन द गिवन एक्सप्रेशन reactant rate will always be negative. So in the given expression reactant rate will always be negative, ठीक है। तो अगर आपसे बात किया जाए, ठीक है, तो अगर आपसे बात किया जाए कि जैसे मेरे पास है ये एग्जांपल की तरह, अगर मैं बात करूँ तो कोई रिएक्शन है, सी से डी जा रहा है ना, उनमें अगर हम बात करें कुछ ऐसा, व्हाट इज रेट ऑफ सी, व्हाट इज रेट ऑफ डी, तो आप क्या बताओगे। तो देखो, रेट ऑफ सी को हम ऐसे लिखें, क्योंकि सी जो है यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, वहीं पर जो डी है प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सी में हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओवर डी टी। यहाँ पर हमने डेल्टा नहीं यूज़ किया बेटा, कोई फ़र्क नहीं है। डेल्टा जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर जो डी है वो स्मॉलर क्वांटिटी को, यानी कि इंटरवल्स में। और हमें यहाँ पर क्या है, इंटरवल्स को ही देखकर चलना है। जितने भी हम लोग यहाँ पर रेट को देखेंगे वो छोटे छोटे इंटरवल में देखेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर डी लिख लो आप, यहाँ पर डी ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर में छोटे छोटे इंटरवल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसी तरह जो यहाँ पर डी है, उस डी का रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। याद आ रहा है, ये एक्टिव मास है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप सबको पता है, क्योंकि लास्ट क्लास में वही डिस्कस कर रहे थे हम। बोलो, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या बोलते हो बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एंड व्हाट इज दिस, रेट ऑफ अपीयरेंस। बोलो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, है ना, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो रेट है, ठीक है, वो कभी भी उसके कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेट ऑफ सी, तो आपने तुरंत ही बोल दिया कि माइनस डी सी बाई डी टी, बोल दिया ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द रेट ऑफ डी ओवर दिस रिएक्शन, देन यू डायरेक्टली से पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, बता दिया आपने। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट का सीन आया क्या, नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंडिविजुअल सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर हम इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर उसके कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम किसी रिएक्शन की रेट की बात करेंगे, दो बातें हैं बेटा, अगर किसी रिएक्शन की रेट की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट मैटर करेगा, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर कोएफिशिएंट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता इस रिएक्शन का रेट आपसे, तो कोएफिशिएंट ज़रूरी होता, बट मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट नहीं पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा, पर्टिकुलर सी की पूछा रेट।
अगर पर्टिकुलर सी का रेट अगर मैं पूछूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी सी बाई डी टी। अगर मैं पर्टिकुलर डी का रेट यहाँ पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिख भी लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर द रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो रेट है, स्टोइकियोमेट्री है, सभी जानते हो ना स्टोइकियोमेट्री किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट को। स्टोइकियोमेट्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बातें मैं ऐड कर दे रहा हूं। फॉर द रेट ऑफ लेकिन ध्यान रहे किसी भी रिएक्शन का रेट, फॉर द रेट ऑफ एनी रिएक्शन will always be required। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है तो कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तो वहाँ पर विदाउट कोएफिशिएंट आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कॉपी कर लो आप, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। डन? ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलो अभी हम उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये छोटी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब अगली हेडिंग अपने बात करनी है कि यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की रेट अगर पूछेगा, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर रेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ गिवन रिएक्शन, देन कोएफिशिएंट विल नॉट बी नीडेड, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन, किसी भी ओवरऑल रिएक्शन का अगर अपने को रेट पूछेगा तो कोएफिशिएंट की अपने को क्या है, वहाँ पर नीड होगी। ठीक है, तो अगला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेट का यूनिट। यूनिट ऑफ रेट जो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम बात करें, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में रेट का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक्वस मीडियम में जो रेट का यूनिट होता है वो होता है सबको पता है रेट क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में जो क्वांटिटी होगी बेटा वो होगी कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे टाइम तो रहने ही वाला है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम का चेंज, यही रहने वाला है यूनिट ऑफ रेट। कब? जब एक्वस मीडियम आपको दिया होगा। ठीक है, लिक्विड मीडियम, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट सभी को पता है क्या होता है, मोल्स पर लीटर अपॉन कितना, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ, सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, ईयर होता है, वो तो आपको मैंने बता दिया है। जैसे टाइप का रिएक्शन होगा वैसे वैसे टाइम क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो ये यूनिट होती है, तो क्या बोलोगे, मोल्स पर लीटर पर टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इन एक्वस मीडियम। सेकेंडली, इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपने, मैं पूरी दावे से कह सकता हूँ, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है कहाँ पर, गैसियस स्टेट में पढ़ रखी है। तो गैसियस मीडियम में जो रेट का यूनिट होता है वो होता है, क्योंकि गैसियस मीडियम में कंसंट्रेशन तो होता नहीं है, क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटीएम
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारा प्रेशर पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होता है एटीएम, एटीएम पर टाइम, एटीएम पर टाइम ले लेते हैं हम लोग, एटीएम पर टाइम, ठीक है, एटीएम पर टाइम। गैसेस में, सॉलिड में तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इनटू, अब यहाँ प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन भी हो सकता है, प्रेशर इनटू कंसंट्रेशन और वाइस वर्सा, मतलब कंसंट्रेशन से प्रेशर भी चेंज कर सकते हो, दोनों ही हो सकता है, ये भी सीख लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नोट कर लिया। सबसे पहला एक्वस मीडियम में जो यूनिट ऑफ रेट होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। गैसियस मीडियम में जो रेट होगा वो होगा प्रेशर पर यूनिट टाइम। और वहीं पर जो अपने को क्या पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना या फिर प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना। तो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, PV इक्वल टू NRT, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो सभी को पता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, V को नीचे ले आना है, तो ये ऊपर में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, P इक्वल टू N/V इंटू RT, और N क्या है यहाँ पर मोल्स और V क्या है वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बताओ, मोलैरिटी, दैट इज कंसंट्रेशन। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT, बोलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, P क्या है, प्रेशर, P इज द प्रेशर, R अलग अलग यूनिट होती है R की, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के टर्म में अलग यूनिट होती है, कैलोरी के टर्म में अलग यूनिट होती है, और फिर अगर लीटर है, वॉल्यूम है, तो अलग यूनिट होती है। R की यूनिट, R की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 0.0821 लीटर ATM पर मोल, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है। दिस इज द यूनिट, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या कई बार शॉर्ट फॉर्म में इसको 1/12 भी लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो T का मतलब तो टेम्परेचर ही है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, और टेम्परेचर तो हमेशा ही केल्विन में रहेगा, ठीक है। तो ये रहा कन्वर्जन, कई जगह आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो प्रेशर को आप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना सीख गए और कंसंट्रेशन को प्रेशर में भी, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें यूनिट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। रब कर दूँ इसको, मैं कॉपी कर लिया, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब अपने को रिलेशनशिप देखना है कि रेट का रिलेशनशिप किस तरह से है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से, वो अपने को देखना है। फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ reactants and products in given रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, चले। तो सपोज अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, मैं मान लेता हूँ कोई हमारे पास ऐसा रिएक्शन है, लेट ये मेरे पास एक रिएक्शन है 2A से 3B, मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, कोई ऐसा एक रिएक्शन है।
अब इसमें दो केसेस हैं। पहला है बेटा जब रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि टाइम टी इक्वल टू 0, दूसरा है कुछ समय के बाद टाइम टी इक्वल टू टी। चलो तो टाइम टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ए का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है A नॉट, बी का तो उस समय कितना है 0, लेकिन कुछ टाइम बाद ए में से कुछ कंज्यूम होंगे, ए के कंसंट्रेशन कुछ क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। और जब ए के कंसंट्रेशन कंज्यूम होंगे तो A नॉट माइनस कितना 2x, क्योंकि देखो मान लेते हैं मुझे नहीं पता अगर ए के कंसंट्रेशन शुरुआत में A नॉट रहे होंगे, उसमें से ख़त्म कितना हुआ, उसमें कंज्यूम कितना हुआ, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो रिएक्टेंट बेटा कंज्यूम कितना हुआ, मान लेते हैं x कंज्यूम हुआ, तो कितना है यहाँ पर 2, तो जितना होगा यहाँ पर 2x लिख दिया करो, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ कितना आ जाता, A नॉट माइनस 3x हो जाता। अगर यहाँ 5 होता तो कितना हो जाता, A नॉट माइनस 5x हो जाता, ठीक है। तो इतना कंज्यूम हुआ, फाइनल मतलब इतना कंसंट्रेशन ए का बचा है, रिमेनिंग है। अब बताओ ये कितना बन गया, हाँ 3x बन गया। अब अपने को क्या बात करना है, देखो बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ से अपने को बात करना है रेट ऑफ ए। रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, क्लियर। देन we have to go what is dA, that is concentration of A। concentration of A क्या होने वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा माइनस डी अपॉन डी टी। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, A नॉट माइनस 2x, क्या समझ में आ रही है, A नॉट माइनस 2x, दिस इज द फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है A नॉट, ठीक है, क्लियर। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे देन व्हाट यू विल गेट, देखो यहाँ से ए नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत आसानी से आपको दिख रहा है क्या, 2dx अपॉन कितना dt दिख रहा है आपको। तो रेट ऑफ ए क्या है, dx अपॉन dt, तो यहाँ माइनस डी ए बाई डी टी, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से सभी लोग देख लीजिए, पहले आराम से देख लीजिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया है देख लीजिए, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया है, ए नॉट कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या 2 बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा डी एक्स बाई डी टी, बोलो हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, ओके। सो अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ बी निकालना है। तो चलो रेट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। ये मत भूलिए हमें निकालना क्या, हमें रिलेशन निकालना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहले हमने रिएक्टेंट का रिलेशन निकाल लिया, अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होगा। तो रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ई बी भी वही होगा कि प्लस डी बी बाई डी टी, ये होगा इक्वल टू व्हाट इज बी, वही चीज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्लस डी अपॉन डी टी। फाइनल कितना है 3x है, इनिशियल कितना है 0। सभी को दिख रहा है ऊपर कि b का फाइनल तो 3x है, इनिशियल तो कितना है 0 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू 3 को बाहर ले लो, क्या बचा अंदर dx अपॉन डी टी, बच गया, क्लियर। सभी को दिख रहा है ये। चलो अब जरा इसको जरा गौर से आप देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या दिख रहा है, अगर फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं dx बाई डी टी की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू, dx बाई डी टी की, तो यहां से dx बाई डी टी अपने को क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है 1/3 dB अपॉन डी टी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी। एक्टिव मास बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, मैं तो कॉन्सेंट्रेशन ही बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ईजियर भी होता है अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से dx बाई डी टी निकालोगे तो क्या होगा, -1/2 dA बाई डी टी। तो अगर मैं देखूँ, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से दोनों में dx बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे,
यहाँ पर dx बाई dt कितना हो जाएगा, -1/2 dA बाई dt। यहाँ पर dx बाई dt कितना हो गया है, 1/3 dy बाई dt। तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो बस अब मैं फाइनल इक्वेशन लिखूँ, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखो मैं ROR लिखा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन ROR dx बाई dt, ये किसके बराबर हो गया है, पहली बात ये बराबर हो गया है -12 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt इक्वल टू +1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt। बहुत ध्यान से देख लीजिए आप, क्या यही मिल रहा है सबको, बहुत ध्यान से देखिए, क्या यही आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt कितना आ रहा है, -12 dA बाई dt इक्वल टू +1/3, क्योंकि ये तो dx बाई dt दोनों का इतना ही आ रहा है ना, तो बस यही मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये क्या है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब आपने इवेलुएट किया, देन व्हाट यू विल गेट, जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन को इवेलुएट किया तो आपने पाया कि कोएफिशिएंट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1/2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1/3 है। लेकिन जब आपसे अगर मैं पूछूं इसी इक्वेशन में आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ बी, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ बी, देन यू विल इमीडिएटली से प्लस dB बाई dt, दैट्स इट। अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ ए, देन यू विल से माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई dt माइनस dA बाई dt। तो इंडिविजुअल का अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप इमीडिएटली बोल दे रहे हो, लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो ना, यानी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हो तो उसको इस तरह से लिखते हो आप, जिससे आप ये डिपिक्ट करते हो, आप ये रिप्रेजेंट करते हो कि यहाँ पर कोएफिशिएंट का भी रोल हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में कैसे आते हैं। कभी मान लो आपको A की वैल्यू दी होगी, आपको B निकालना है, एक दिया है दूसरा निकालना है, किसी एक की वैल्यू दी है दूसरे का रिलेशन निकालना है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है, दूसरा दिया हुआ है, तो आपको ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस का इफ़ यू हैव कैलकुलेट, ठीक है, if you has to calculate any one of the substance, any individual substance, then there is no need of stoichiometry, okay. But if you have to calculate next substance by knowing the value of previous one, then you have to write these equations, okay। बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपसे बोला, अभी इसके पहले जो आपने नोट करके लिखा है ना, आपने क्या लिखा है कि कभी भी इंडिविजुअल सब्सटेंस का अगर आपसे रेट पूछेगा तो वो तो सिंपली हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिएगा और अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो उसके लिए आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसमें रिएक्टेंट भी आएंगे, उसमें प्रोडक्ट भी आएगा। रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करोगे और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करोगे, और साथ में कोएफिशिएंट का भी रोल होगा, ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, एक आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं जहां पर आप आसानी से एक्सप्रेशन लिख पाओगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो जल्दी नोट कर लो। ओके, चलिए मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं। तो ये रहा रिलेशन हमारा, एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का रेट के रिस्पेक्ट में, है ना। अब ये कैसा भी हो जाए, अभी तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, A से B था, ऐसा भी हो सकता है A प्लस B से C हो, कैसा भी हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसा कि मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिए।
लिखिए राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, थोड़ा मैं दूर दे देता हूं। सेकंड में आपसे बोलूं तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 2SO2 प्लस O2, ये सभी गैस है। क्योंकि अगर मैं लिक्विड दूंगा तो उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉलिड दूंगा तो उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वजह से मुझे गैस ही आपको देना है। ठीक है, 2SO3, ये इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ से SO3 बनता है, SO3 को फिर हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी कि वाटर से ट्रीट किया जाता है। तो फिर जब SO3 वाटर से ट्रीट होगा बेटा, तो फिर आपको H2SO4 देगा, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं कल भी बताया था। ठीक है, चलो तो ये हो गया 2। अब एक और ले लेते हैं हम लोग, थर्ड यहाँ पे 2H2O2 2H2O2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास H2O प्लस O2। बैलेंस है। 1 मिनट, ज़रा लेट मी चेक इट आउट। 2 ऑक्सीजन ओवर हियर एंड 2 4, दैट इज 4 ऑक्सीजन। ओके, वेट, गुड गुड गुड, सही है। एनर्जी, ओके ओके, ट्राई। सबसे पहले आप ट्राई करिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। एक और ले लेते हैं, जब देख ही रहे हैं तो एक और ले लेते हैं 4। फोर्थ में अगर हम बात करें 1/2 ए गैस, कोई भी एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, ए गैस प्लस 3/2 बी गैस, यहाँ से आ जाता है हमारे पास 5 सी गैस। ठीक है, ओके, ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया? चलिए देखो, जैसे कि आपको क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी अपन नहीं करेंगे। पहले एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आप देखिए। ठीक है, कोशिश करिए जब मैं एक सवाल आपको बता दूं उसको बाद फिर से रिप्रेजेंट करिए, फिर से विजिट करिए, फिर से वापस रिवर्स करिए। ठीक है, वापस देखिए उसको, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से लगाइए। क्योंकि आप जब एक ही सवाल को 2-3 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे करना है वो चीज़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक बार में ही समझ में आ जाए। नहीं आता है तो वापस जाइए, फिर से देखिए, वीडियो है, कई बार आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आपको लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले dx/dt, ये लिखा था, इक्वल टू रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, N2 है और H2 है, प्रोडक्ट क्या है, NH3। पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप पता ही होगा आपको। तो रिएक्टेंट में क्या लगाओगे, -d/dt, और यहाँ पर क्या लिखाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। ठीक है, इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या लगाओगे, -1/3। फिर क्या, dH2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt, इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर बेटा माइनस नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट है, अमोनिया क्या है, अमोनिया इज ए प्रोडक्ट। तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt, बस हो गया काम खत्म। देख लो ज़रा ध्यान से, आप सभी देख लो, बस यही आया है सबका। नहीं आया है तो मैच कर लो, यही आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। तो अगला आ जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dx/dt इक्वल टू कितना है, -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन कितना, dt, इक्वल टू -dO2 अपॉन
डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 DSO3 अपॉन डी टी। ये आ रहा है, देख लो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर SO2 की कोई वैल्यू पता होती तो मैं उसके हेल्प से O2 निकाल सकता था। ठीक है, किसी एक की वैल्यू अगर मुझे पता होती, मान लो इसकी वैल्यू पता होती, SO2 की वैल्यू पता होती, ठीक है, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई दैट SO2 की वैल्यू, उसके हेल्प से मैं ये निकाल देता, क्योंकि सभी आपस में क्या है, इक्वेट है, सभी आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है। इसीलिए किसी दो को हम, ठीक है, किसी दो को हम LHS RHS करके क्या निकाल लेते हैं, किसी अगले की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चले आगे। ठीक है, इसको आप बताओ, dx/dt, गुड। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू -12, यस, -12 d/dt H2O2, सही बात, इक्वल टू -12, नहीं प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि H2O प्रोडक्ट आ चुका है, प्लस DO2/dt। समझ रहे, गलती नहीं, जहां पर रिएक्टेंट है वहीं पर माइनस है। देखो ये रिएक्टेंट है तो यहां पर मैंने माइनस लगा दिया है, ये प्रोडक्ट है तो फिर से क्या लगा दिया है, पॉजिटिव लगा दिया है। ठीक है, क्लियर ना। अगला वाला देखो, यहां पर 1/2 है तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कोई टेंशन नहीं है, रटो मत किसी चीज़ को। dx/dt यहाँ क्या हो जाएगा, -2 dA/dt। क्या टेंशन है, देखो जब 2 था तो 1/2 लिखते थे, अभी 2 नहीं है तो फिर 1/2 है तो 2 लिखोगे। इक्वल टू कितना है, इसको फिर से उल्टा कर दो, -2/3, सही है, dB/dt इक्वल टू पॉजिटिव। अब देखो यहाँ 5 है तो यहाँ क्या ले लोगे, 1/5 dC/dt, dC/dt। तो देखो आपको मैंने सारा समझा दिया, इसी तरह से आप एक्सप्रेशन लिखते हो। ठीक है, क्लियर ना। वो भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे। किसी एक की वैल्यू दी रहेगी, अगले को आपको निकाल लेना है, दोनों को इक्वेट करके। बहुत आसान है। अगर आपको ए की वैल्यू पता है, आपको सी निकालना है, तो कुछ मत करिए, एक को सी से क्या कर दो, इक्वेट कर दो, आपको वैल्यू सी की पता चल जाएगी। क्लियर ना, समझ गए। और फिर से वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सब्सटेंस का जो रेट है उसमें कोएफिशिएंट का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का रेट पूछ रहा है, किसी रिएक्शन का रेट पूछ रहा है, तो वहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, मस्ट होगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉपी कर लीजिए। ओके, डन। चलिए अब आपको मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे क्लियर होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं जब कभी भी क्वेश्चंस आता है। जस्ट नाउ हमारे साथ पहला क्वेश्चन देखिए, रेड ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गिवन रिएक्शन (2A + 5B) 3B 5C, ये कोई ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, if initial concentration of A is 10 मोलर, ठीक है, 10 मोलर है, एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 20 seconds इज 0.5 मोलर। ठीक है, या 5 मोलर कर दीजिए, या 5 मोलर थोड़ा आसान रहे, 5 मोलर।
डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट आपको डिटरमाइन करना है रेट ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। रेट ऑफ ए, यू हैव टू कैलकुलेट सेकेंड पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इन थर्ड पार्ट इट इज आस्क्ड rate of B, and the fourth part plus dc by dt। चलिए हो गया, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए आई थिंक हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2a + 3b 5c। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया हुआ है कितना, 10 मोलर, यानी कि शुरुआत में जो ए है वो 10 मोलर है। फाइनली आफ्टर 20 सेकेंड ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 5 मोलर। ये सब चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन फिर से लिख लो आप, 2a + 3b ये कितना, 5c। टाइम t = 0 एट टाइम t = t। 0 टाइम मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या था, ए का 10 मोलर था, तो 10 मोलर। फाइनली हो कितना गया, 5 हो गया। 5 यहाँ पर अब 10 - 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 5 लिख लीजिए, ठीक है। बी का कुछ भी नहीं दिया है आपको, ठीक है, खैर उनसे मतलब भी नहीं है अपने को। अपने को क्या पूछ रहा है, अब समझिए। सबसे पहला क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ ए पूछ रहा है। रेट ऑफ ए मतलब इंडिविजुअल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंडिविजुअल सब्सटेंस है ना, ये पूरा रिएक्शन थोड़ी ना पूछ रहा है। पूरा रिएक्शन तो यहां पर पूछ रहा है आपसे, इंडिविजुअल ए का पूछ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ माइनस, देख लो, -½ यही गलती कर दोगे। फिर बार बार मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं गलती करके फिर से सही कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी यही करने वाले हो, ठीक है, क्लियर ना। तो जब भी आपसे इंडिविजुअल का पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लिखना है -dA/dt, खत्म, खेल हो गया बस। ये 1/2 वगैरह ये सब तो तब लिखते हैं हम जब रिएक्शन का रेट लिखते हैं ना, पूरे रिएक्शन का जब रेट हम निकालना चाहते हैं, पूरे इक्वेशन को तब लिखते हैं ना हम लोग, -1/2 -1/3। अभी तो हमने क्या पूछा, सिर्फ रेट ऑफ ए पूछा, तो हमें बस इतना ही लिखना है, -dA/dt, दैट्स इट। चलो तो यहां पर लिखो -dA, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब चेंज इन ए। यहां लिखा है ना डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब चेंज इन ए। तो ए में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली कितना है 5, इनिशियल कितना है 10, यानी कि 5 - 10 अपॉन dt कितना है 20 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 5/20 डैट इज कितना, 5/20 को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। 5/20 1/4 क्या लिखोगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड मत समझ लीजिएगा, ये मोलर पर सेकेंड है। तो आ गया, ठीक है। अगला देखो सेकंड, यहीं पर देख लो सेकंड में क्या डिफरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। यहाँ पर इंडिविजुअल सब्सटेंस का रेट नहीं पूछ रहा है बेटा, आपसे रिएक्शन का रेट पूछ रहा है। देन यू हैव टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, ROR कितना लिखोगे। अब कोएफिशिएंट की ज़रूरत है, अभी कोएफिशिएंट की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं थी पहले वाले में, सेकंड वाले में ज़रूरत है। सेकंड वाले में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1/2 dA/dt, dA/dt इक्वल टू -1/3 dB/dt इक्वल टू +1/5। देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हो, ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ा मुझे। अब समझो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तो जो इसका होगा वैल्यू वही इसका भी वैल्यू होगा,
जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं किसी एक का वैल्यू निकाल लूँगा तो सभी वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगे, सभी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो मुझे बताओ अभी किसका इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे अभी dA/dt का इन्फॉर्मेशन पता है बेटा, कितना है 1/4, यही है ना। तो बस हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, -1/2, क्योंकि मुझे अभी इसका इन्फॉर्मेशन पता है। अगर मुझे dB/dt के बारे में पता होता तो मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना, dA/dt की वैल्यू कितना दिया है मैंने 1/4। ये माइनस को हटा दो क्योंकि माइनस रेट तो कभी हो नहीं सकता, तो ये कितना आ रहा है 1/8। तो ये 1/8 मोलर पर सेकंड किसकी वैल्यू है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। देख लीजिए, कोई डाउट। तो रेट ऑफ ए समझ में आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब थर्ड क्या पूछ रहा, रेट ऑफ बी। तो रेट ऑफ ए माइनस dA/dt था, तो रेट ऑफ बी क्या होगा, बी भी तो रिएक्टेंट है, तो माइनस dB/dt। तो रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस dB/dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब करना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ जगह हो जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए भी। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, रेट ऑफ बी। तो रेट ऑफ बी, व्हाट इज रेट ऑफ बी, इंडिविजुअल सब्सटेंस है, माइनस dB/dt हो गया। अब चलो dB/dt कैसे निकालोगे, यहां पर a तो निकाल लिया था अपने फाइनल माइनस इनिशियल, dB/dt कैसे निकालोगे, तो अब आपको इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि b का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ a का इंफॉर्मेशन है। तो अब हम इस इक्वेशन के हेल्प से, क्योंकि मुझे पता है ये वाला, देख लो ध्यान से, मैं ये मार्कर लगा रहा हूं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो मुझे dB/dt की वैल्यू पता चल जाएगी, बोलो चल जाएगी। तो बस हमें वही करना है, तो -1/2, ठीक है। तो -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/3 dB/dt। तो अब मुझे dB/dt चाहिए, तो बस होशियार हो आप सभी लोग, सबको पता चल गया होगा dB/dt क्या हो जाएगा, 3/2, माइनस माइनस तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 dA/dt, ठीक है। तो dA/dt कितना होता है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, कहाँ पर कैलकुलेट किया है dA/dt, हाँ यहाँ पर कैलकुलेट किया, दिस इज dA/dt, गॉट इट, दिस इज व्हाट, dA/dt। तो बस यहाँ से हम इसको भी रब कर दे रहे हैं, हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो dA/dt कितना है बेटा 1/4। तो dB/dt कितना आ गया है बताओ, हाँ 3/8 मोलर पर सेकेंड, बोलो आ गया है, सभी देख लीजिए। अब dC/dt क्या हो जाएगा, dC/dt क्या हो जाएगा, dC/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ C। dC/dt को क्या बोलोगे, रेट ऑफ C बोलोगे। अब रेट ऑफ C कैसे निकलेगा, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन किसका दिया है, A का दिया है। तो अब उसको भी इस इक्वेशन के हेल्प से आप निकाल लोगे। कैसे, देखो अब dB/dt पता चल गया है, तो dC/dt में क्या दिक्कत है, dC/dt क्या हो जाएगा बेटा 5/3 dB/dt, यही होगा ना 5/3, क्योंकि जब इन दोनों को इक्वेट करोगे आप dB/dt इक्वल टू dC/dt जब करोगे तो dC/dt की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5/3 dB/dt। अब dB/dt तो यहाँ निकाल ही रखा है आपने, कितना 3/8। तो फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 कैंसिल, 5/8 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, ये आप कर लेना। तो dC/dt जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपका आएगा 5/8 मोलर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है ये, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सवाल आते हैं, ये बहुत आसान होते हैं और खासकर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, और नीट में भी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं आपके, और जो भी छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो बेसिकली ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट स्टेज क्वेश्चन है जो एक इम्पॉर्टेंट है,
क्लियर ना? चलिए, नीट के लिए थोड़ा कम है बट बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट डाउन। डन? चलिए, चलिए जैसे कि एक सवाल अगर मैं आपको अभी दूं, देखो इससे थोड़ा सा अपने को समझ में आएगा कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया N2 ammonia from N2 and H2 gas, if rate of N2 gas is 2 into 10 to the power -3 मोलर पर सेकेंड, ठीक है? ये गिवन है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए N2 और H2 गैस का यूज़ हुआ है, वो ऑब्वियस सी बातें होता है। इफ़ N2 गैस इज़ इतना, इफ़ रेट ऑफ N2 गैस, ये N2 गैस का क्या है बेटा, ये रेट है, रेट ऑफ N2 गैस इतना है, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो अब क्या करोगे, कैसे करोगे? सोचो थोड़ा, 1 मिनट। हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो अभी इस, ठीक है, अभी इस स्टेज पर इस क्वेश्चन को करना नामुमकिन है, नहीं कर सकते हम। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि देखो अभी देखो इसके करने के कई तरीके हो गए। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ये तो बताया जा रहा है कि N2 और H2 का हेल्प लेकर मुझे अमोनिया बनाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इसके 3 रिएक्शन हो सकते हैं। पहला रिएक्शन कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या, जैसे N2 प्लस 3H2, देखते चलिए, ये 2NH3, ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ N2 प्लस 3/2H2, और ये क्या हो जाएगा, NH3। क्या ऐसा गलत है? बिल्कुल नहीं गलत, ये भी सही है। तो मुझे नहीं पता ना कौन सा रिएक्शन है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, दो तरीके हैं। एक तरीका और हो सकता है, क्या, 2N2 प्लस 6H2 4NH3, ठीक है, उसको नहीं करता हूं मैं, आपको बस समझा रहा हूं कि जब तक आपको रिएक्शन गिवन ना हो तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। कब? जब आपको ये पता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हो किसी भी इक्वेशन में, तो फिर उस कंडीशन में आपको ज़रूरत होती है किसकी, स्टोइकियोमेट्री की, यानी कि कोएफिशिएंट का आपको नीड होता है। तो बताओ, कोएफिशिएंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट देखो अलग है, यहाँ पर कोएफिशिएंट अलग है, तो इसका आंसर तो अलग अलग आने वाला है, तो फिर आपका रेट अलग अलग आएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा इस रिएक्शन को फॉलो करता है तो उसका रेट क्या आएगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, देखो -dN2/dt
इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। कोई इसको फॉलो करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो इसके ही बराबर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर सिंपली आ जाएगा कितना? 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस कंडीशन व्हेनेवर यू यूज दिस रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को यूज करते हो अभी इस स्टेज में, जो कि आपको दिया नहीं है सवाल में, तो आपका आंसर ही आने वाला है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर ये यूज करता है, क्योंकि हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, बैलेंस ये भी है बैलेंस ये भी है, बट फिर भी क्वेश्चन में जब दिया नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो जब लोगे तो आपकी गलतियां कहाँ हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का -2 dN2/dt इक्वल टू -2/3 dH2/dt इक्वल टू dNH3/dt। देखो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? -2, यानी कि 2 टाइम्स है, दिख रहा है आपको? यानी कि 2 टाइम्स है, 2 × कितना dN2/dt। इसकी वैल्यू आप सबको दिया है, ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, dN2/dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × क्योंकि नाइट्रोजन गैस का ही तो रेट है ये, तो ये कितना दिया है? 2 × 10⁻³ कितना -3। दैट इज़ कितना? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका 4 × 10⁻³ देखो कितना फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर तो कितना आ रहा है? 2 × 10⁻³ यहाँ पर 4 आ रहा है, तो देखो जस्ट डबल हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्शन दिया नहीं है तो कोई बच्चा इसको भी लगा सकता है, उसका आंसर ये आएगा। कोई बच्चा इसको भी लगा सकता है, उसका आंसर ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से आंसर कभी भी डिटरमाइंड नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी आपको, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो और रिएक्शन न दिया हो तो ऑप्शन टिक कर देना, क्या? कैन नॉट डिटरमाइंड। हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे भाई, हमें रिएक्शन दो तो ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट एनी रिएक्शन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर कई तरीके हो जाएंगे उसके, ठीक है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर पूछता रेट ऑफ H2 बताओ, तो H2 के रेट हर जगह सेम होते हैं। H2 का रेट आप यहाँ से निकालोगे तो देन यू विल गेट, H2 का रेट निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर dH2/dt अगर आप निकालते, हाइड्रोजन का रेट अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते हैं यहाँ से कि 3 × दिस, अरे सुन में, तो क्या आ जाता है? 3 × कितना? 2, यानी कि 6 आ जाता। यहाँ से अगर आप H2 निकालते तो कितना आ जाता? 3 × दैट इज 6/2 दैट इज 3, तो 3 × 2 = 6। तो रेट ऑफ H2 आप देख रहे हो, जब आप रेट ऑफ H2 निकालोगे तो यहाँ पर भी 6 × 10⁻³ आएगा, यहाँ पर भी 6 × 10⁻³ आएगा। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा चेंज हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं। आप निकाल लीजिए, यहाँ पर कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, आप H2 कैलकुलेट कर लो। अगर आपसे मैं बोलूँगा कि रेट ऑफ H2 क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? यहाँ से रेट ऑफ H2 क्या बताओगे? 3, इसको इक्वेट करोगे ना आप, तो क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल, तो 3 टाइम्स N2। N2 कितना दिया हुआ है? 2, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रेट आ रहा है वो कितना आएगा जब कैलकुलेट करोगे? 6 × 10⁻³ आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप H2 का रेट निकालना चाहोगे तो आपको कितना मिलेगा? देखो 3 टाइम्स N2, यहाँ पर वही आ रहा है, ठीक है। अगर आप NH3 निकालोगे ना, इवन वो भी आपको सेम मिलने वाला है, समझ रहे हो आप? NH3 भी आपको क्या मिलने वाला है? सेम। तो मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, कभी भी रेट का सवाल आएगा तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते क्यों हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि निकालूँ तो निकालूँ कैसे। तो आपको बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? इंडिविजुअल सब्सटेंस का रेट हमेशा विदाउट कोएफिशिएंट लेंगे, वो कभी भी उसमें कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ,
यहाँ पर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोएफिशिएंट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। मैं यहाँ पर सिंपली ये थोड़ी ना कह सकता हूँ dH2/dt। अगर मुझसे कोई कहेगा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर, तो मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा dH2/dt। भाई उसकी वैल्यू तो बताओ। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसके पहले वाले सवाल में जब मैंने ए का रेट निकाला था तो वहाँ पर मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लिया। तो कंफ्यूज मत होइए आप, रटिए मत किसी चीज़ को, बस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा अलग अलग आ रहे हैं अगर हम कोएफिशिएंट को अलग कर दे रहे हैं। हालांकि ये भी सही है, ये रिएक्शन भी सही है, ठीक है, क्लियर ना? लेकिन रिएक्शन अभी आपको जब नहीं दिया है सवाल में तो आप गलतियाँ कहाँ कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आएंगे अगर आप रिएक्शन को चेंज कर देते हो, कोएफिशिएंट को चेंज कर देते हो, लेकिन फिर भी चेंज करने के बाद भी H2 का जो रेट है यहाँ पर सेम आएगा, यहाँ पर भी H2 का रेट सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट रेट ऑफ रिएक्शन जरूर चेंज हो गया है कोएफिशिएंट, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब आपसे पूछेगा, जैसा इस सवाल में पूछा जा रहा है, तो जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन को आप कैन नॉट डिटरमाइन, टिक कर लीजिएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझा के यहाँ पर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप जल्दी से। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक कंसंट्रेशन पे सवाल हो गया है, चलो एक प्रेशर पर भी सवाल कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन वैरी करता है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन प्रेशर से रिलेट करके, तो कभी प्रेशर होगा तो उस कंडीशन पर रेट को कैसे इवेलुएट करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में भी ऐसा ही सवाल दिया है आपके एग्जाम्पल में, बट उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ बोर्ड पर नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसी के चलते उसी के जैसा एक सवाल आपको करा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पर लिखिए फॉर अ रिएक्शन फॉर अ गिवन गैसियस रिएक्शन, एक गेटा गैसियस रिएक्शन है, 2A गैस 3B गैस, इफ गैस है तो प्रेशर की बात होगी, इफ प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम, इफ प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 10 atm, इफ प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 10 atm, चलो इसको मैं थोड़ा सा कम चेंज कर देता हूँ, 2 atm टू 1.5 atm, 2 atm टू 1.5, मतलब कि पहले 2 था फिर बाद में 1.5 हो गया, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, टेम्परेचर भी ले लेते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, ये भी साहब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन फर्स्ट, डिटरमाइन रेट ऑफ ए इन एटीएम पर सेकेंड। ए का रेट आपको निकालना है एटीएम पर सेकेंड में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, चलिए बहुत बार हो गया ए, रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड। सेकेंड पूछा जा रहा है आपसे रेट ऑफ रिएक्शन
इन मोलर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? एटीएम पर सेकेंड। तो इस सवाल से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एटीएम पर सेकेंड को मोलर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए आपको कि एटीएम पर सेकेंड से आपको मोलर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इस सवाल के जरिए आप वो भी सीख सकते हो। तो मेरा मतलब है, इस सवाल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिया है। एक तो ये क्वेश्चन प्रेशर से रिलेटेड, दूसरा ये भी यहाँ पर आपको सिखाऊंगा मैं कि हाउ यू विल कन्वर्ट एटीएम पर सेकेंड टू मोलर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक थर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ। थर्ड में आपको ये दे रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ बी का प्रेशर निकालना है एट द बी का प्रेशर निकालना है, चलो सेम टाइम इंटरवल, एट द सेम टाइम इंटरवल, उसी समय में आपको बी का भी प्रेशर निकालना है। ये 3 सवाल जो है मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, तो ज़रा आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कर लिया? चलिए, हो गया, डन। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, रिएक्शन देखो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बट आपको अगर अप्रोच पता है तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, यही तो है दिया आपने को। जब समय 0 था, यानी कि जब रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो प्रेशर कितना था बेटा? 2 atm था। लेकिन 10 सेकेंड के बाद प्रेशर कितना हो गया? 1.5 हो गया। ठीक है, 0.5 कम हो गया, मतलब ठीक है 1.5 कम हो गया। बी का प्रेशर कितना है? ठीक है, वो यहाँ पर अभी हम निकालेंगे क्योंकि पूछा जा रहा है अपने से। ये अभी सिनेरियो है, शुरुआत का सिनेरियो है, यानी कि स्टार्टिंग है अभी। सबसे पहला सवाल देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा कि माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हाफ डी पी ए बाई डी टी, यही होगा रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस हाफ डी पी ए बाई डी टी। क्लियर ना? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पर है हमारा, हाँ ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ डी पी ए बाई डी टी। क्या यही होगा रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता रेट ऑफ ए बोलता तो आप क्या बोलते? रेट ऑफ ए अगर मैं बोलता तो आप ऐसा बोलते कि डी पी ए बाई माइनस डी पी ए बाई डी टी, यही बोलते माइनस डी पी ए बाई डी टी। क्लियर ना? तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा -2, और डी टी तो सबको पता है कितना आने वाला है 10, क्योंकि 10 सेकेंड है। डेल्टा पी ए क्या हो जाएगा? डेल्टा पी ए मतलब 1.5 माइनस 2, डेट इज -0.5। ठीक है, तो बस यहाँ से आप क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यह क्या हो जाएगा 0.5 बाई 20, 0.5 बाई 20 कितना हो जाएगा? 0.5 बाई 20, 5 बाई 200। तो 5 बाई 200 कितना हो जाएगा? 1 बाई 50, 1 बाई 50। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 बाई 200, तो 1 बाई 40 हो जाएगा ना? ओके, हाँ 1 बाई 40 हो जाएगा। तो 1 बाई 40 एटीएम पर सेकेंड। एटीएम पर सेकेंड ये हो गया। अगला जो है, अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, लेकिन अब निकालना है मोलर पर सेकेंड में। तो अब यहाँ पर क्या काम आने वाला है? वो जो प्रेशर का कन्वर्जन आपको सिखाया था, याद आ रहा है? क्या सिखाया था कि P इक्वल टू, जल्दी बोलो, CRT, याद आ रहा है?
बस यहाँ पर प्रेशर आपको किसका पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा सी आर टी आएगा डेल्टा। अब अपने को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर सेकंड ना, मोल्स पर सेकंड में अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन आर टी। हाँ यही होगा। देखो एटीएम, ठीक है, ये मोलर पर सेकंड में हो गया ना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर क्या करोगे, डेल्टा पी क्या है यहाँ पर 1/40 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 0.08। इसको आप 0.08 है ना वैल्यू आर की, इसको आप 1/12 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/12 करोगे तो ऑटोमेटिकली 0.0821 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई कितना, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, कितना आ जाएगा 300। जल्दी सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा किसमें, देखो मोलर पर सेकंड में ही तो रेट है ना, ये मोलर पर सेकंड में आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, चलें, बोल भाई आगे बढ़े। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 12,300 कितना आ जाएगा, ये 12, तो ये आ जाएगा 1/40, 12/40 अपॉन 300। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻³ मोलर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिएगा, मोलर पर सेकंड, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ लेता आपसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो यहाँ -1/2 हट जाता। अगर मैं ए का आपसे पूछता रेट तो -1/2 हट जाता, तो फिर कितना लिखते, -dPA/dt लिखते। बट अभी आपसे मैंने क्या पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, इसलिए मैं यहाँ कोएफिशिएंट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो -12 dPA/dt, ठीक है, क्लियर ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एटीएम पर सेकंड में ये है। मोलर पर सेकंड के लिए आपको एक फार्मूला लिखवाया था कन्वर्जन वाला, तो डेल्टा पी यानी कि प्रेशर का डेल्टा पी मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर पर सेकंड, ये डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड, तो वही हो गया मोलर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी है बेटा, 1/12 आर की वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821, जिसको हम 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलें आगे। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा और इम्पॉर्टेंट भी है, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन थर्ड आपको बताता हूँ। कर लिया, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, दो तरीके से आपको बताऊंगा मैं आपको। पहला बेसिक तरीका देखो थर्ड क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तो इसके लिए देखो क्या है, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम इंटरवल, यानी कि समय अभी भी क्या है, सेम है। ठीक है, समय सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन से, तो क्या हो जाएगा 1/2 RA दैट इज रेट ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3 RB। किसका पूछ रहा है आपसे, एक मिनट, किसका आपसे पूछ रहा है, बी का रेट पूछ रहा है ना, सॉरी प्रेशर किसका पूछ रहा है, बी का। तो RB कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, माइनस को हटा दीजिए कोई टेंशन नहीं, 3/2 मल्टीप्लाई बाई RA। सभी को पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA ओवर हियर, RA की वैल्यू कितनी है, आपने RA की वैल्यू नहीं निकाली है, ध्यान रखिएगा। RA का मतलब क्या है, रेट ऑफ ए। RA की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ ए है, तो पहले आप RA की वैल्यू निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। तो RA की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, RA का मतलब होता है माइनस डेल्टा माइनस dPA/dt। RA का मतलब क्या है, dA/dt,
और ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो 1.5 माइनस 2 अपॉन 10, ठीक है। तो आर ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से कितना 5/10, क्योंकि 0.5/10 है, यानी कि 5 बाई कितना 100, दैट इज 1/20। कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आपको। कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 1/20 ATM पर सेकंड। देख लीजिए, कुछ बोलते हैं बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, यहाँ जैसे ही 3/2 इंटू आर ए आया, समझ रहे हो, तुरंत उनको ये क्या समझ में आया था, भाई आर ए तो मैं निकाल चुका हूँ, आर ए तो अभी ऊपर गया था, 1/40 आया था आर ए की वैल्यू। तो आर ए की वैल्यू 1/40 नहीं थी, वो रेट ऑफ रिएक्शन था। वो क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था। आर ए का मतलब क्या है, रेट ऑफ ए। आर ए का मतलब क्या है, रेट ऑफ ए है। जो आप यहाँ से निकालोगे रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा माइनस DA/DT। वहाँ पर कोएफिशिएंट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कोएफिशिएंट तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो माइनस DA/DT। अब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कितना 0.5/10, दैट इज 5/100, कितना जाएगा 1/20। बस आपको 1/20 मिल गया, तो 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/40। तो रब कर दूँ, इधर थोड़ा स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है, तो मैं अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। नोट कर लो आप इसको यहाँ तक, ठीक है। तो खैर चलो मैं इसको यहाँ से इसको रब कर दे रहा हूँ। इसको तो आप नोट ही कर चुके होगे, यहाँ से मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। बस थर्ड क्वेश्चन ही तो चाहिए अपने को। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। आर ए मिल गया आपको, अब आर बी मिल जाएगा। आर बी क्या हो जाएगा बेटा 3/2 इंटू आर ए। आर ए की वैल्यू कितनी है 1/20। तो व्हाट इज आर बी ओवर ईयर 3/40 ATM पर सेकेंड। क्या यही आंसर है बी का? भाई ये तो रेट है ना, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, उसी समय में। ये प्रेशर बी का है। तो देखो अभी ये कितना है, पर सेकेंड है। ये जो रेट है, दिस इज द रेट ऑफ प्रेशर ऑफ बी पर सेकेंड। पर सेकेंड है ना, इस कितना 3/40। ये जो वैल्यू है ये पर सेकेंड में है ना अभी, बट इन द क्वेश्चन गिवन 10 सेकेंड। तो बताओ 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, बट एट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/40 मल्टीप्लाई बाय कितना 10, यही होगा। बस इसी के साथ साथ हमारा सवाल भी हो गया कंप्लीट। कितना 0 कैंसिल, 3/4 का मतलब कितना 0. ठीक है 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर 0.75।